अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये सुनते हैं बरके कलीसा किस्त नंबर 28। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। हस्सान बिन ज़र्रार, मीखाइल और मकबूल जानबूझकर जहाज़ों और कश्तियों को लेकर इस वक्त तरकुना की बंदरगाह पर पहुंचे जब सूरज गुरूब हो चुका था और फ़ज़ा के अंदर गहरी तारीकी छा गई थी। सांचो को चूंकि बड़ी बेचैनी से इनका इंतजार था, जो ही जहाज़ और कश्तियां साहिल पर लगी, सांचो ने फौरन मीखाइल और मकबूल से रब्ता किया। सांचो ने एक तरह से बड़े उम्दा अंदाज में मीखाइल और मकबूल का इस्तकबाल किया था। जब वो दोनों अपनी कश्ती से उतरे तो सांचो इनसे बगलगीर हुआ। कुछ देर तक वो अजीब से अंदाज में इनकी तरफ देखता रहा। फिर सांचो ने दोनों की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अजीज़ों, क्या सारगुन और लुइस अपने हिस्से के लश्करों को लेकर अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं? जवाब में मीखाइल ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी। फिर सांचो को मुखातिब किया, अजीज सांचो, इन्हें हम मनुरक्का के बड़े जजीरे की तरफ नहीं ले गए। मनुरक्का के बाएं तरफ गुमनाम सा जजीरा है, वहाँ हमने सारगुन और लुइस को उतारा है। मामला हमने रास्ते में तय किया था, इसलिए हम मनुरक्का के बड़े जजीरे में लश्कर उतारते तो वहाँ के मुसलमान जासूस घूमते फिरते थे। खबर हो जाती कि स्पेन से यूरोपीय रजाकार फलस्तीन का रुख कर रहे हैं, लिहाजा खुले समंदर के अंदर मुसलमान हमला आवर ताकुब कर सकते थे। लिहाजा हमने इन्हें मनुरक्का के शुमाल में एक गुमनाम जजीरे पर उतारा है। तुम लोगों के वहां पहुंचने तक सारगुन और लुइस वहीं पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। मीखाइल जब खामोश हुआ तो सांचो ने बड़ी अकीदतमंदी से इन दोनों की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, तुम दोनों अजीम नाखुदा हो। यहूदी होने के बावजूद तुमने हमारे साथ बेहतरीन ताउन किया है। तुम हमारे लिए एक मुकद्दस फरीज़ा अदा कर रहे हो। जब इस फरीज़े की अदायगी हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि सारगुन और लुइस तुम्हें बेहतरीन अंदाज में नवाजेंगे। अब ये बताओ कि तुम मेरे साथियों को लेकर कब तक यहाँ से रवाना होना चाहते हो? मीखाइल और मकबूल दोनों ने शायद ये सारा मामला हस्सान बिन ज़र्रार के साथ पहले ही तय कर रखा था। जो ही सांचो ने पूछा, मीखाइल फौरन बोल पड़ा, अजीम सांचो, अगर आप हमारी बात माने तो जिस तरह सारगुन, लुइस और उनके साथियों को लेकर हम रात के पिछले पहर रवाना हुए थे, आपके साथियों को लेकर हम चाहेंगे कि आज ही रात के पिछले हिस्से में यहाँ से कूच कर जाएं। मीखाइल का जवाब सुनकर सांचो चौंका, फिर पूछ लिया, क्या तुम लोग आराम नहीं करोगे? मीखाइल फौरन संभल गया और कहने लगा, इसकी ज़रूरत है। इसकी क्या ज़रूरत है? हम अपने जहाज़ और कश्तियों पर मुकम्मल आराम कर चुके हैं। साथ ही सारगुन और लुइस ने हम दोनों को हुक्म दिया था कि वक्त ज़ाया किए बगैर सांचो वाले हिस्से को लेकर गुमनाम जजीरे में पहुंचना है। लिहाजा मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आज रात के पिछले हिस्से में यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है, मैं तो मशवरा ही दे सकता हूँ। मीखाइल की इस गुफ्तगू के जवाब में सांचो थोड़ी देर तक खामोश था, सोचता रहा। फिर वो दोबारा बोल पड़ा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे खाने का एहतमाम क्या होगा? मीखाइल फौरन बोल पड़ा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। रास्ते में हम खाना खा चुके हैं, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल में अब आप अपने इन साथियों को कूच का हुक्म दे जिन्होंने हमारे साथ रवाना होना है, ताकि अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लें और रात के पिछले पहर में यहाँ से कूच किया जाए। सांचो ने आगे बढ़ते हुए मीखाइल का शाना खुशी से थपथपाया, फिर कहने लगा, अब मैं जाता हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ रवाना होना है, इन्हें तैयारी का हुक्म देता हूँ। तुम्हारी तजवीज़ के मुताबिक आज रात के पिछले हिस्से में यहाँ से कूच कर लिया जाएगा। इसके साथ ही सांचो वहाँ से हटा और चला गया। मीखाइल और मकबूल दोनों मुतमईन हो गए थे। फिर वो उस जहाज़ की तरफ चले गए जिसमें हस्सान बिन ज़र्रार था। जो गुफ्तगू सांचो के साथ हुई, इसकी सारी तफसील उन्होंने हस्सान बिन ज़र्रार से कह दी थी। बड़े जहाज़ के अंदर मीखाइल और मकबूल दोनों अभी हस्सान बिन ज़र्रार के साथ महवे गुफ्तगू थे कि जहाज़ के साथ एक छोटी सी कश्ती आकर लगी। इस कश्ती में एक मल्लाह था और दूसरा शोबान था। शोबान को देखते हस्सान बिन ज़र्रार, मीखाइल और मकबूल तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट खेल गई। कश्ती से निकलकर शोबान जहाज़ में आया। तीनों ने आगे बढ़कर शोबान से मुसाफा किया, उसे पकड़कर जहाज़ की एक तरफ ले गए। चारों नशीस्तों पर बैठ गए। फिर शोबान ने हस्सान बिन ज़र्रार की तरफ देखते हुए पूछ दिया, हस्सान मेरे भाई, पहली मुहिम का क्या बना? अमीर इस वक्त कहाँ है? राकूश का क्या हाल है? मुझे सारी तफसील बताओ। फिर धीमे लहजे में कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने वापस जाना है। जवाब में बड़े राजदाराना अंदाज में हस्सान बिन ज़र्रार ने पूरी तफसीली से बता दी थी किस तरह सारगुन और लुइस अपने लश्कर के साथ गुमनाम जजीरे पर लंगर अंदाज हुए और किस तरह बुश की जानिब से इसने और सामने की तरफ से अहमद बिन सईद और कराकूश ने हमलावर होकर यूरोपीय रजाकारों का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया था। ये सारी तफसील सुनकर शोबान खुश हो गया। फिर दोबारा बोल पड़ा, अब मुझे ये बताओ कि सांचो की सरगर्दगी में यूरोपीय रजाकारों को जो दूसरा हिस्सा जाना है वो कब तक यहाँ से रवाना होगा? दूसरा हिस्सा आधी रात के पिछले पहर में रवाना होगा। हम ताखीर नहीं करना चाहते, इसलिए कि सारगुन और लुइस को लेकर जो मल्लाह गुमनाम जजीरे की तरफ गए थे, इनमें से कुछ तो मारे गए लेकिन ज़्यादा बच गए हैं।
इन्हें इस जजीरे में रखा है। अब इस वक्त इन जहाज़ों और कश्तियों में जिस कदर लोग हैं वो मेरे बहरी मुजाहिद हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई शक व शुबा पैदा हो। रात की तारीकी में हम यहाँ से रवाना हो जाएं तो हमारे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। शोबान ने हसाम बिन जर्रार की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया, फिर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। हसाम बिन जर्रार मीखाइल और मकबूल को इसने बैठे रहने का इशारा किया और जहाज़ के अंदर जलती हुई एक मशल इसने उठाई और मशल को इसने 3-4 बार फजा में लहरा दिया। इसके बाद शोबान ने वो मशल वहीं रख दी जहाँ से उठाई थी। दोबारा वो इनके पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद छोटी सी एक और कश्ती जहाज़ के साथ आने लगी। इसमें से एक शख्स उतरकर जहाज़ में दाखिल हुआ। हाथ की इशारे से शोबान ने इसे एक अपनी तरफ बुलाया। फिर हसाम बिन जर्रार को मुखातिब करके कहने लगा, ये शख्स मेरे मुखबरों में से एक बेहतरीन मुखबर है, उम्दा किस्म का मल्ला भी है। ये तुम्हारे इस बहरी बेड़े में तुम्हारे साथ जाएगा। जो कुछ वहाँ दुश्मन के साथ बीतेगी वापस आकर मुझे इसकी इत्तला देगा। इसके बाद मैं इन दोनों कार्रवाइयों की इत्तला अमीर याकूब अल मंसूर तक पहुँचाऊँगा। इसके साथ ही शोबान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। इन चारों ने इससे बारी बारी मुसाफा किया, फिर कहने लगा, अब मैं जाता हूँ। मेरा यहाँ ज़्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं है। मेरी खुदावंद कुद्दूस से दुआ है कि आज रात के पिछले हिस्से में मैं यहाँ से कूच करने के बाद तुम अपनी मंजिल पर खैरियत से पहुँचो। इसके बाद अमीर अहमद बिन सईद और कराकूश के साथ मिलकर तुम लोग अपनी इस दूसरी मुहिम को भी सर करने में कामयाब हो जाओ। फिर शोबान जहाज से उतरकर इस छोटी सी कश्ती में सवार हुआ जिसमें वो आया था। वो कश्ती से लेकर साहिल की तरफ चली गई थी। इसी रात के पिछले हिस्से में यूरोपीय रजाकारों का दूसरा हिस्सा भी तरकुना की बंदरगाह से मनुरक्का के शुमाली जजीरे की तरफ कूच कर गया था। खुले और वसी समंदर में सफर तेजी से और सूरज से कटता रहा, यहाँ तक कि वो जजीरा मनुरक्का के पास जो गुमनाम और गैराबाद जजीरा था इससे चंद मील के फासले पर पहुंच गए तो पूछ की जानिब से खुले समंदर में कुछ जंगी कश्तियां इधर उधर भटकते और ताकुब करती दिखाई दी। इस सूरत हाल को देखते हुए हसाम बिन जर्रार, मीखाइल और मकबूल के चेहरों पर तमानियत थी। शायद ये सारा काम अहमद बिन सईद की हदायत के मुताबिक अंजाम पा रहा था, इसलिए कि इन्हें रवाना करने से पहले जो राजदाराना गुफ्तगू अहमद बिन सईद ने की थी ये इसका हिस्सा था। जब खुले समंदर के अंदर पीछे कश्ते भटकते और ताकुब करती दिखाई दे तब मीखाइल की तरफ से हसाम ने मखसूस इशारा किया। ये इशारा पाते मीखाइल ने यूरोपीय रजाकारों के सालार सांचो को मुखातिब करके कहना शुरू किया, सांचो, लगता है समंदर के अंदर कुछ कुव्वतें हमारे दर पे हैं, हमारे साथ शरारत करना या हमलावर होना चाहती हैं। कश्तियों पर ताकुब करने वाले दो किस्म के लोग हो सकते हैं। अव्वल ये बहरी कज़ाक होते हैं जो खुले समंदर के अंदर हर वक्त अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। छोटे बड़े गिरोह पर हमलावर होते हैं, इन्हें लूटकर गहरे समंदर में गर्क कर देते हैं। दोम ये किसी मुसलमान अमीरुल बहर के लश्कर का हरावल भी हो सकते हैं। हो सकता है ये समंदर में हमारी तलाश में इधर उधर सरगर्दा हों और हमें पाने के बाद ये अपने लश्कर के दूसरे हिस्से को इत्तला करें और फिर हम पर हमलावर होने की कोशिश करें। इन दोनों से निपटने के लिए मेरे पास एक तजवीज़ है। हमें फिलफोर किनारे पर पहुंचकर जहाज़ और कश्तियों को लंगरअंदाज कर देना चाहिए। सांचू मेरे मोहतरम, आप अपने यूरोपीय रजाकारों के साथ अपने जहाज़ और कश्तियों में बैठकर घात लगा लें। मैं और मेरे बाकी मल्लाह साथी किनारे के बाएं जानिब जहाँ ऊंची नीची चट्टानें हैं और पत्थर हैं वहाँ घात लगा लेंगे। अब हमारे काम की इब्तिदा होगी। अगर ताकुब करने वाले आपके रजाकारों को अपना हदफ बनाते हैं तो सामने की तरफ से आप तीरंदाजी करेंगे, पुश की तरफ से हम करेंगे। इस तरह इन्हें दोनों नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर वो हमारा रुख करते हैं तो सामने की तरफ से हम इन्हें छलनी करेंगे, पुश की जानिब से आप तीरंदाजी करें। दोनों सूरतों में हम इन्हें भाग जाने पर मजबूर कर देंगे। ये मेरा मशवरा है। आपके पास कोई से अच्छी तजवीज़ है तो हम इस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। थोड़ी देर तक सांचू गर्दन झुकाकर कुछ सोचता रहा, फिर इसने मीखाइल की तरफ तौसीफी अंदाज में देखना और कहना शुरू किया, मीखाइल, मुझे तुम्हारी तजवीज़ से कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना पसंद करूँगा कि हमें अपने जहाज़ों और कश्तियों की रफ्तार तेज़ करते हुए फ़ौरन किनारे पर पहुँचकर घात लेनी चाहिए ताकि ताकुब में घूमने फिरने वाले मुसलमान या बहरी कज़ाक हमें नुकसान न पहुँचाएं। सांचू की इस गुफ्तगू से मीखाइल मुतमईन हो गया था, लिहाजा मीखाइल के कहने पर सांचू ने अपने रजाकारों को कश्तियों और जहाज़ों को तेज़ी से किनारे की तरफ ले जाने का हुक्म दे दिया था। ये हुक्म मिलते ही जहाज़ों और कश्तियों की रफ्तार तेज़ हो गई। आनन फानन कश्तियों और जहाज़ों को किनारे पर ले जाया गया। खूंटे ठोंक कर इन्हें बांध दिया गया। जहाज़ों और कश्तियों के पीछे सांचू ने अपने यूरोपीय रजाकारों के साथ घात ले ली थी, जबकि हसाम अपने बहरी मुजाहिदों के साथ किनारे पर जहाज़ों और कश्तियों के बाएं जानिब जरा हटकर चट्टानों और पत्थरों के पीछे घात लगा गया था। सांचू के जहाज़ों और कश्तियों को जिन कश्तियों ने ताकुब किया था वो दरअसल मुसलमानों की कश्तियाँ थीं। ये सब कुछ अहमद बिन सईद के लाहे अमल के मुताबिक हो रहा था ताकि दुश्मन फौरन घात में बैठ जाए और हसाम बिन जर्रार अपने साथियों को लेकर अलहदा हो जाए। अभी ये कार्रवाई मुकम्मल हुई थी कि बाएं जानिब से कराकूश नमूदार हुआ। फिर वो लपकते शोलों की होलनाक तबाही
اور شہروں کو ماتموں میں تبدیل کر دینے والے عذابی جھکڑوں کی طرح یورپی رضاکاروں پر حملہ ہو گیا تھا۔ یورپی رضاکار کیونکہ پہلے ہی گھات میں تھے، لہٰذا فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے حملہ کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ پر ان کی بدقسمتی کی تھوڑی دیر بعد دائیں جانب سے احمد بن سعید اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا۔ وہ نزدیک آیا تو حسام بن زرار بھی اپنے بحری مجاہدوں کے ساتھ اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پھر یہ دونوں قوتیں یورپی رضاکاروں پر حملہ ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک طرف سے کراکوش اور دوسری طرف سے احمد بن سعید اور حسام بن زرار رضاکاروں پر چھانا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے ان کا خاتمہ کرنے میں زیادہ دیر نہ لگائی۔ ایک ایک یورپی رضاکاروں کو انہوں نے چن چن کر ختم کر دیا۔ سانچو بھی مارا گیا۔ جب یہ مارکا ختم ہوا تو وقت کی آنکھوں نے دیکھا کہ اس جزیرے پر کڑیوں دار زروں، بیش قیمت لباسوں، کلفی دار آہنی خودوں، سیخل شدہ تلواروں، چمکتی انیوں کے نیزوں اور مستطیل ڈھالوں کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ سارے سامان کا جائزہ لینے کے بعد احمد بن سعید نے سامان کو ایک جگہ محفوظ کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ سارا سامان سنبھالا جا چکا تب احمد بن سعید، کراکوش، حسام بن زرار ایک جگہ جمع ہوئے۔ پھر احمد بن سعید نے کراکوش اور حسام بن زرار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے ہر دل عزیز رفیقو، جس مہم کے لیے ہم نے کھلے سمندروں کے اندر اس قدر تکلیفیں اور شدتیں برداشت کی، اس مہم کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچا چکے ہیں۔ عزیزو، یہ ایک مقدس فریضہ تھا جسے ہم نے انجام دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں چند برس تک اسپین سے مزید کوئی رضاکار فلسطین کا رخ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ان قریب الفانزو سینکو تک یہ خبریں پہنچ جائیں گی کہ یورپ سے آنے والے وہ رضاکار جو اسپین سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تھے، کھلے سمندروں کے اندر امیر یعقوب المنصور کے لشکر نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ میرے خیال میں جب یہ خبریں پہنچے گی تو الفانزو اور سینکو دونوں کی مملکتوں میں ایک طرح سے صف ماتم بچ جائے گی، اور آئندہ سمندری سفر کرتے ہوئے کوئی بھی فلسطین میں داخل ہو کر سلطان صلاح الدین کے خلاف تلوار اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد بن سعید رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، یورپ سے آنے والے ان رضاکاروں کا جو سامان ہمارے ہاتھ لگا ہے، اس کی تعداد ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ خوراک کے وسیع ذخائر کے علاوہ ان میں خیمے بھی ہیں، اور ہتھیاروں کی خاصی بڑی تعداد کے علاوہ ان مجاہدوں کے استعمال میں آنے والی قیمتی اشیاء بھی ہیں۔ کراکوش اور حسام میرے بھائیوں، جس طرح مال غنیمت تقسیم کرنے کا ہمارا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق اس سامان کی تقسیم مکمل کرو۔ جو حصہ امیر یعقوب المنصور کے حوالے کرنا ہے وہ جاتی دفعہ ہم پر ہاتھ لگنے والے بحری جہازوں اور کشتیوں پر لاد کر اسپین کی طرف لے جائیں گے۔ دوسرا کام یہ کرو کہ یہاں خیمے نصب کرا دو، چند یوم تک یہیں قیام کیا جائے گا۔ اگر یورپی مجاہدوں کے مارے جانے کے بعد الفانسو یا سینکو کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار کیا جاتا ہے تو اس رد عمل سے نمٹنا جا سکے۔ اب تم ایسا کرو کہ خیمے نصب کراؤ، لشکروں کے کھانے کا اہتمام کرو تاکہ وہ لوگ آرام کر سکیں، اور جو لوگ اس حالیہ جنگ میں زخمی ہوئے ہیں ان کی بہترین تیمارداری کرنی چاہیے۔ احمد بن سعید کا یہ حکم ملتا ہی لشکروں میں مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا تھا، خیمے نصب کر دیے گئے تھے، ہر لشکری مالا مال ہو گیا تھا۔ پھر احمد بن سعید، کراکوش اور حسام بن زرار نے اس غیر آباد جزیرے پر اپنے لشکروں کے ساتھ قیام کر لیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔